नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी डाले जा रहे हैं वोट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में नशीले पदार्थों और अन्य वस्तुओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर दिया जोर। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 18,000 विद्यार्थियों ने एक साथ किया गीता के 18 श्लोकों का अध्ययन। अब समाचार विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में दोपहर 2 बजे तक लगभग 35.17% मतदान हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना वोट अहमदाबाद में डाला। वहीं उनकी मां हीराबेन मोदी ने रायसन प्राइमरी स्कूल में मतदान किया। राज्य में 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। 69 महिलाओं सहित 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में 182 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनकी कैबिनेट के 7 मंत्रियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, कांग्रेस के सुखराम रठावा और जिग्नेश मेवानी तथा आम आदमी पार्टी के भरत सिंह बखाला और भीमा भाई चौधरी भी इस चरण में चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। करीब 26,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी पी भारती ने लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। अपने ट्वीट में श्री मोदी ने विशेष रूप से युवा मतदाताओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में मतदान का आग्रह किया। उधर उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी है। दोपहर 2 बजे तक मैनपुरी लोकसभा सीट में 33% मतदान हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में नशीले पदार्थों और अन्य वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में राजस्व गुप्तचर निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस पर वित्त मंत्री ने कहा कि सहयोगी देशों और उनकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। इसके लिए भारत ने जानकारी जुटाने की बेहतर व्यवस्था करने के वास्ते द्विपक्षीय समझौते किए हैं। निर्मला सीतारमण ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से अपराध की छानबीन में टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि डाटा को सुरक्षित रखना भी सीमाओं की सुरक्षा जितना ही महत्वपूर्ण है। To just capture or arrest, prosecute, and to have conviction of smaller mules, the carriers of this horrible substance, is important and it is necessary, not just for the fellow who was caught with a small sachet or a kg of cocaine, but those who are sending mountains of it into this country, which you're detecting. But who actually can fund that mountain? वित्त मंत्री ने भारत में कोकेन की तस्करी पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि हमें ऐसी स्थिति से बचना होगा जिसमें देश में तस्करी का रास्ता बने या यहां नशीले पदार्थों के सेवन को बढ़ावा मिले। वित्त मंत्री ने भारत में तस्करी के बारे में 2021-22 की रिपोर्ट भी जारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता पूजन और दीप शिखा प्रज्वलित कर वैश्विक गीता पाठ का शुभारंभ किया। यहां 76 स्कूलों के 18,000 बच्चों ने एक साथ थीम पार्क में दोपहर 12 बजते ही पवित्र ग्रंथ गीता के 18 अध्यायों के 18 श्लोकों का उच्चारण किया। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 75,000 विद्यार्थी ऑनलाइन भी जुड़े। वैश्विक गीता पाठ में भाग लेने वाले बच्चों के स्कूलों में 5 दिसंबर को छुट्टी की घोषणा भी
राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 48 कोस तीर्थ सम्मेलन में तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि हमें अपने तीर्थों के विकास और देखभाल के लिए आगे आना चाहिए। अन्य वर्षों में जो लगातार हर वर्ष धीरे धीरे इसका जो भव्यता बढ़ती जा रही है, एक बहुत ही अच्छा संदेश न केवल कुरुक्षेत्र और हरियाणा में बल्कि देश और दुनिया में इसका जो संदेश जा रहा है बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। और हम इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह पर गीता का जो सार है, गीता का जो संदेश है, मानवता के लिए काम आए और हमेशा हमेशा के लिए मानव जीवन जो है सुखी बने। हम विश्व की शांति की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से गीता जयंती महोत्सव 6 दिन की बजाय 8 दिन का होगा। ये महोत्सव रविवार से ही शुरू होकर रविवार को ही संपन्न होगा। मुख्यमंत्री ने देर शाम 18 मंजिला गीता ज्ञान मंदिर में स्वर्ण कलश पूजन भी किया। इस दौरान नेपाल के कल्चरल काउंसलर यदुनाथ ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धारा को नमन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सायंकाल में दीपदान और आरती में भी भाग लिया। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिसार में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 88 पाठ्यक्रमों के 815 विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने और अर्थव्यवस्था को गति देने में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका है। हरियाणा कृषि प्रधान देश है। खेलों में भी हरियाणा का दबदबा है। अकेला प्रदेश 50% पदक जीतकर लाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये देखकर भी बड़ी खुशी हुई है कि डिग्रियां लेने में लड़कियां भी आगे हैं। 10 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने के बाद हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप कंट्री हैं। ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। मेरे भाई और बहनों, अगले 1 वर्ष के आप अंदर देखोगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, और जो एक और सेक्टर बहुत बड़ा खुल रहा है, एवीजीसी, एनिमेशन, विजुअल्स, ग्राफिक्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इसके कारण देश भर में करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर खड़े होंगे। उन्होंने नई शिक्षा नीति के माध्यम से समग्र सीखने पर जोर दिया। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के अलावा ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में स्थापित भव्य वाणी नाम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्र हिसार का भी निरीक्षण किया। दोनों केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि देश भर के केंद्रों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुराने सामान को हटाने की भी प्रक्रिया जारी है। आकाशवाणी व दूरदर्शन की जिम्मेदारी है कि वे सही सूचनाएं आगे नागरिकों तक पहुंचाएं। सरकार मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली में मोटा अनाज पोषक खाद्यान्न सम्मेलन आयोजित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के शुभारंभ से पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्यान्न निर्यात विकास प्राधिकरण के माध्यम से इसका आयोजन किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि होंगे। अपनी तरह के इस पहले सम्मेलन में सरकार 30 संभावित आयातक देशों और भारत के 21 मोटा अनाज उत्पादक राज्यों पर ई कैटलॉग जारी करेगी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार भारत के मोटे अनाज और इस पर आधारित उत्पादों को दर्शाने के लिए सम्मेलन में प्रदर्शनी और व्यावसायिक बैठकों का भी आयोजन किया गया है। 5 मार्च 2021 को भारत के प्रस्ताव पर 72 देशों की स्वीकृति के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। भारत इसके वैश्विक उत्पादन में लगभग 41% की हिस्सेदारी के साथ मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक देश है। चंडीगढ़ सेक्टर 1 के लेक क्लब में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2022 का रंगारंग कार्यक्रम व देश से जुड़े मुद्दों की परिचर्चा के साथ समापन हो गया। समापन समारोह में पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से युवाओं में सेना के प्रति सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने राज्य भर में जिला और यूनिवर्सिटी स्तर पर मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की मेजबानी करके इसके दायरे का विस्तार करने का ऐलान किया। उन्होंने हर साल इस समारोह के प्रबंध के लिए प्रबंधक कमेटी को बधाई दी और कहा कि भविष्य में राज्य सरकार नौजवानों को हथियारबंद सेनाओं की समृद्ध विरासत से अवगत करवाने और उनमें फौज में भर्ती होने की भावना पैदा करने के लिए ये मेला करवाएगी। फेस्टिवल में आयोजित परिचर्चा के दौरान IAS अधिकारी RS कौशिक ने कहा कि पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान से भी पलायन शुरू हो जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। 2 दिन
3 सत्रों में हुई परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था। प्रदेश भर के 504 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम सभी केंद्रों पर किए गए थे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि 3 और 4 दिसंबर को हुई एचटेट लेवल 1, 2 और 3 से संबंधित सभी विषयों की ड्राफ्ट उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। परीक्षाएं देंगे, दोनों के कुल मिलाकर 2,10,000 कैंडिडेट्स परीक्षाएं देंगे और प्रातःकालीन जो है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 504 सेंटर हैं और इवनिंग शिफ्ट में 215 सेंटर हैं। तो इस तरह से आज का परीक्षा का आयोजन इन परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। प्रत्येक सेंटर पे हम जैसा कि यहाँ कंट्रोल रूम से देख रहे हैं, हर सेंटर पर पुलिस की व्यवस्था सही तरीके से है और उपायुक्त महोदय के जो प्रतिनिधि है वो भी प्रत्येक सेंटर पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की रिकॉर्डिंग कंपनी से लेकर इसकी पुनः मॉनिटरिंग की जाएगी। इस बार एचटेट परीक्षा में एक भी यूएमसी केस दर्ज नहीं किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान कोई भी परीक्षार्थी अगर नियमों का उल्लंघन करते मिला तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कल हुई परीक्षा में करीब 10% विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने पहुंचे पार्टी मुख्यालय। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की प्रधानमंत्री की अगवानी। सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक। 7 से 29 दिसंबर तक चलेगा सत्र। भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के मनु भाकर और सरबजीत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित स्पर्धा का जीता खिताब। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।